बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनवर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम इनवर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं किस किस इनवर्टिब्रेट में। सबसे पहले तो हम बात करें कि इनवर्टिब्रेट्स जिस मीडियम में रह रहे हैं वो किस किस तरह का हो सकता है और वहां पर उनको क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाना पड़ेंगी। तो अगर तो इनवर्टिब्रेट्स एक्वाटिक है, मतलब वो पानी में रह रहे हैं, तो उनका जो पानी है वो फ्रेश वाटर से लेके, फ्रेश वाटर आपको पता है हाइपोटोनिक है, हाइपोसेलाइन है, उससे लेके हाइपर सेलाइन तक हो सकता है। मतलब लो साल्ट भी हो सकते हैं, हाई साल्ट भी हो सकते हैं। जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें हाई साल्ट्स हैं, ठीक है, वो हाई साल्ट्स वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। लेकिन ये चीज देखी गई है कि जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है ना वो ज्यादातर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको आयंस और वाटर को गेन लॉस करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो जो उनका इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक लेवल वही एक्सटर्नल एनवायरमेंटल ऑस्मोटिक लेवल होता है, कोई इश्यू नहीं आता उनको। लेकिन जिन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन करनी है उनको फिर वाटर और आयन को गेन करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा अपने इंटेगमेंट्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, या खुराक को खाते हुए या पानी को पीते हुए, ठीक है, या आयन और वेस्ट प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ उनको लॉस करना पड़ेगा। उनको ज़ाया करने के मुख्तलिफ तरीके होंगे, इंटेगमेंट के जरिए, गिल्स के जरिए, यूरिन के जरिए या और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के जरिए। इट्स मीन दैट कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए इंडिविजुअल ये इनवर्टिब्रेट्स में भी, एक ऑस्मो कन्फर्मर और एक ऑस्मो रेगुलेटर। जो ऑस्मो रेगुलेटर है उनको ज्यादा जो है वो इसमें एक्सक्रीशन की जो है वो जरूरत पड़ रही है, साथ साथ वेस्ट मटेरियल निकालने की। जो ऑस्मो कन्फर्मर है उनको जो है वो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए वो इतना उनके अंदर ज्यादा वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके जो अंदर नहीं है, क्योंकि उनको इतनी गेन लॉस का इशू नहीं आता। लेकिन फिर भी एक्सक्रीशन तो नेसेसरी ही है एनिमल के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट जिस्म में इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा तो ये जिस्म के लिए टॉक्सिक हो सकता है। जो फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैं, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स वो स्ट्रॉन्ग ऑस्मो रेगुलेटर हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑस्मो रेगुलेटर है क्योंकि उनके जिस्म में फ्लडिंग ऑफ वाटर हो रही है, तो डायल्यूट मीडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा उनके अंदर पानी आएगा तो फिर वो क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे उसको यूरिन की सूरत में। उसके अंदर ही सारी अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी शामिल करके यूरिन बना के फालतू पानी को जिस्म से निकालते रहेंगे। बहुत ज्यादा वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि ट्रस्टियल हैबिटेट के अंदर इन्वेड किए हुए हैं। जो ट्रस्टियल इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसमें आ जाते हैं स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियन, टिक, स्पाइड्स, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, ठीक है। ये सारे के सारे ही इनको प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की, ठीक है। ये वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर आयनिक बैलेंस को भी जो रखेंगे, और ये जब वेस्ट मटेरियल निकालेंगे तो उसके साथ बहुत ज्यादा पानी को ये लॉस नहीं कर सकते। पानी इनका पहले ही लॉस हो रहा है वेपोरेटिव लॉस के जरिए, और इनको वैसे ही लिमिटेड सप्लाई जो है वो पानी की है। तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म ऐसे होंगे कि इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी खारिज होते रहे और पानी भी ज्यादा जाया ना हो। तो हम यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स के, कि वो किस किस तरह से एक्सक्रीशन जो है वो कर रहे हैं और एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about a structure that is the contractile vacuole. Contractile vacuole ये क्या है? ये बेसिकली एक वैक्यूल है, हाई एनर्जी रिक्वायरिंग डिवाइस है। ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये सेल के अंदर मौजूद फालतू पानी को
बाहर एनवायरनमेंट में पंप कर देता है। पंप इसलिए लफ्ज मैंने यूज किया है कि बाहर पहले ही पानी का लेवल ज्यादा है। ये ज्यादातर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिनको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का सामना है। इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जब ज्यादा पानी जिस्म में दाखिल हो रहा होगा तो उस ज्यादा पानी को जिस्म से बाहर निकाला जाएगा। बाहर पहले ही पानी ज्यादा है इसलिए उसको पंप किया जाएगा। पंप करने के लिए इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कुछ प्रोटिस्ट में मौजूद है, कुछ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स में भी है, प्रोटोजोआ में मौजूद है, प्रोटिस्ट में, प्रोटोजोआ निडेरियंस में मौजूद है, इकाइनोडर्म्स में मौजूद है और कुछ स्पॉन्जिस में मौजूद है। ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये सिंपली अपने जो है वो वाटर को बाहर डिफ्यूज करेंगे और अगर यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो रही होगी वहां पर ये एक्टिवली पंप करेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पीशीज जो ज्यादातर है उनको पंप करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो एक्टिवली जो है वो इस वाटर को आउटसाइड दी बॉडी जो है वो पंप करेंगे। बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेज इसमें स्पीशीज जो है जैसे स्पॉन्जिस वगैरह कुछ आ जाती हैं और प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, उनके अंदर ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उस एक्सेस वाटर को पंप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और कुछ में ये आयंस को पंप करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है कुछ स्पीशीज में। ठीक है, लेकिन मेनली जो है वो क्या है, वाटर की जो है वो पंपिंग के लिए ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके सामने एक डायग्राम है पैरामीशियम की। ठीक है, उसके अंदर जो है वो दिखाया गया कि किस तरह से ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो मौजूद है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। इससे ये कैनाल्स रेडिएट करती हैं इनटू द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से फालतू पानी को इकट्ठा करके उसको फिर पंप करके जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, कुछ ग्रुप्स मेटाजोन इनवर्टिब्रेट्स के, उनके अंदर भी कोई प्रॉपर नॉन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है और मोस्ट ऑफ के पास नेफ्रीडिया मौजूद है। नेफ्रीडिया, ठीक है, सिंगल नेफ्रीडियम, जिनका काम एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन करना, दोनों काम। ख्याल किया जाता है कि सबसे पहली किस्म का जो नेफ्रीडियम है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडियम। और ये प्रोटोनेफ्रीडियम सबसे सिंपलेस्ट जो है, उसके अंदर फ्लेम सेल सिस्टम मौजूद था और ये फ्लैटवर्म्स में बना था। कुछ रोटिफर्स में भी, एनिलीड्स में भी, लार्वल मोलस्का में भी, ठीक है, और फ्लैटवर्म्स के अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर ये बना था। प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक एक्सक्रीटरी कैनाल है जिसकी एक ओपनिंग इनसाइड दी बॉडी है और एक ओपनिंग आउटसाइड दी बॉडी है। आउटसाइड दी बॉडी जो है वो एक्सक्रीटरी पोर्स के जरिए वो ओपन हो रही है और अंदर की जानब जो है वो डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है बल्कि नेफ्रोस्टोम मौजूद है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद है, फ्लेम सेल्स जो है वो मौजूद है इनसाइड दी बॉडी। नेफ्रोस्टोम की फ्लेम सेल मौजूद है। ठीक है, अगर हम देखें ये एक एरिया को बड़ा करके, ठीक है, ये एक एरिया को बड़ा करके यहाँ पर फोकस करके दिखाया गया है, तो इसमें ये फ्लेम सेल है और ये फ्लेम सेल लिंक है नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल के साथ। इस फ्लेम सेल में न्यूक्लियस भी मौजूद है और इस फ्लेम सेल के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद है, सीलिया का एक गुच्छा मौजूद है। ये सीलिया जब मूव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम हो, ठीक है, टमटमाटा हुआ शोला हो, मोमबत्ती, इसलिए इस सेल को फ्लेम सेल कह देते हैं। जब ये फ्लिकर करता है तो ये क्या करता है, बॉडी फ्लूइड में से फ्लूइड को फिल्टर करके सेल के अंदर ले आता है, सेल के अंदर। ठीक है, फ्लूइड फिल्टर होकर फ्लेम सेल में आता है सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, ड्यू टू द बीटिंग ऑफ सीलिया, सीलिया के बीट होने की वजह से। और यहाँ पर आके ये इस एक्सक्रीटरी कैनाल में मूव करता है और इस एक्सक्रीटरी कैनाल में मूव करता हुआ ये सारे नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल से होता हुआ नेफ्रीडियल पोर के जरिए जिस्म से बाहर चला जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर के जरिए जिस्म से बाहर चला जाता है।
फ्लेम सेल सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट भी वो सिंपल डिफ्यूज होके सरफेस से, बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर में जो है वो साथ में जो है वो चला जाता है, लेकिन साथ में पानी के अंदर भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होके वो भी इस पानी के जरिए जब जिस्म से बाहर जा रहा है। तो इस तरह से जो इसका काम है वो मेनली ऑस्मोरेगुलेशन, लेकिन साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी। इस तरह से एक और स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज द मेटानेफ्रीडिया, और ये मोस्ट एडवांस टाइप है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की इनवर्टिब्रेट्स में। प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज ये है कि ये दोनों ही आउटसाइड दी बॉडी ओपन होती हैं, और फर्क ये है कि जो मेटानेफ्रीडिया है इसकी एक इंटरनल ओपनिंग भी है, नेफ्रोस्टोम। प्रोटोनेफ्रीडिया की इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, वो फ्लेम सेल थे वहां पर, ठीक है, लेकिन ये अंदर बॉडी फ्लूइड्स में भी इसकी ओपनिंग है, नेफ्रोस्टोम, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर है। फ्लेम सेल एक सेल ही था, ये मेटानेफ्रीडिया मल्टी सेलुलर है। तो मोस्टली एनिलीड्स के पास ये मेटानेफ्रीडिया मौजूद है, जैसे कॉमन अर्थवर्म है उसके पास, और फिर वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स उनके अंदर भी मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। अर्थवर्म के हर सेगमेंट में पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद है। हर मेटानेफ्रीडिया की पहले एक सीलिएटेड फनल है, नेफ्रोस्टोम, जिसके अंदर सीलिया मौजूद है। वो बाइट करते हैं स्लोमिक फ्लूइड में से, जो वो वेस्ट आ जाता है नेफ्रीडियल ट्यूब के अंदर, और वहां से मूव करता जाता है फिल ब्लैडर, और उसके ऊपर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है यूजफुल कंटेंट्स की। इस डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर ये नेफ्रोस्टोम है, ये नेफ्रीडियल ट्यूब है, और ये ब्लैडर है, और ये बाहर पोर है, नेफ्रीडियो पोर। अब होगा क्या, सबसे पहले ये जो मौजूद है नेफ्रोस्टोम, इस नेफ्रोस्टोम के अंदर मौजूद सीलिया की वजह से, सीलिया की बाइटिंग की वजह से वेस्ट आएगा नेफ्रोस्टोम में, और नेफ्रोस्टोम से ये जाएगा नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल में, और ये नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल के अंदर जो वेस्ट है जब मूव कर रहा होगा तो इसमें जो यूजफुल कंटेंट्स होंगे वो यूजफुल कंटेंट्स इसके ऊपर मौजूद ब्लड वेसल्स की तरफ से रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो वेस्ट होगा वो वेस्ट अल्टीमेटली जाएगा टू ब्लैडर, वो वेस्ट जाएगा अल्टीमेटली टू ब्लैडर। ये ब्लैडर है, और ब्लैडर से ये आउटसाइड द बॉडी ये नेफ्रीडियो पोर के जरिए ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक इंटरनल ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम जिसमें सिलिया मौजूद है, जो इनर सिलोमिक फ्लूइड से जो है वो मटेरियल ले रहा है, वेस्ट मटेरियल ले रहा है, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग है नेफ्रीडियो पोर जो कि उस वेस्ट को निकाल रहा है, और ये नेफ्रीडियल ट्यूब में से जब ये वेस्ट गुजर रहा है तो उसमें से जो यूजफुल कंटेंट्स हैं उनको रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। तो मेटानेफ्रीडिया में बीटिंग सीलिया मौजूद है नेफ्रोस्टोम के अंदर, और फिर ट्यूब है, और इस ट्यूब के ऊपर कैपिलरीज मौजूद है जो रीअब्सॉर्ब करती हैं आयंस को, जो यूजफुल कंटेंट्स हैं उनको, ठीक है। ये सारी ट्यूब्यूल अल्टीमेटली ब्लैडर में ओपन होती हैं, और ब्लैडर बाहर नेफ्रीडियो पोर के जरिए जब ओपन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मोलस्का का भी, उनमें भी कुछ जो है वो प्रोटोनेफ्रीडियल स्ट्रक्चर लार्वल फॉर्म में, और मेटानेफ्रीडियल स्ट्रक्चर एडल्ट फॉर्म में जब वो देखी गई। तो ये हमारे पास जब वो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज द मेटानेफ्रीडियल सिस्टम। इसी तरह से कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रस्टेशियंस हैं उनके पास गिल्स हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट सिंपली इन गिल्स के जरिए डिफ्यूज हो जाता है। जो मोस्ट ऑफ क्रस्टेशियंस हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, और थोड़ी अमाउंट उनके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड की भी वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में जब वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्रेश वाटर स्पीशी के, दैट आर इन्वॉल्व इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वो डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ पानी को भी ज्यादा खारिज करते हैं, लेकिन आयंस को कंजर्व करते हैं।
उनमें से कुछ क्रे फिश हैं, क्रेव्स हैं, कुछ क्रस्टेशियंस ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स मौजूद है एंटीना के पास, जो कि ग्रीन इन कलर है। ये जो एंटीनल ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड को फिल्टर करते हैं हीमोसील में से। हीमोसील आपको पता है कि कैविटी है, हीमोलिम्फ कंटेनिंग कैविटी इन आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो उसमें जो हीमोलिम्फ के प्रेशर से वो फ्लूइड एंटर होगा इनटू दीज एंटीनल ग्लैंड्स और उसको फिल्टर किया जाएगा, ठीक है, फिल्टर किया जाएगा। और फिल्टर करके जो भी वेस्ट होगा उस वेस्ट को सारा नेफ्रोडियल कैनाल में लेके आया जाएगा और वहां से ब्लैडर के थ्रू फिर एक्सक्रीटरी पोर में जाएगा। जो मैरीन क्रस्टेशियन है उनके अंदर जो नेफ्रोडियल कैनाल है वो शॉर्ट है, और ये जो प्रोड्यूस करेंगी यूरिन, दैट विल बी द आइसोटोनिक, आइसोऑस्मोटिक एंड आइसोटोनिक, दोनों टू हीमोलिम्फ। और जो फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन है उनके अंदर नेफ्रोडियल कैनाल लॉन्ग है, और ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया रखेंगी ताकि आइंस को कंजर्व किया जा सके। सरफेस एरिया ज्यादा है कि आइंस की ट्रांसपोर्ट के दौरान उनको कंजर्व किया जा सके। तो ये नेफ्रोडियल कैनाल की लेंथ का डिफरेंस है फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर जो है वो क्रस्टेशियंस के दरमियान। तो एंटीनल ग्लैंड काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसमें एक एंड सैक है जो कि फ्लूइड लेगी बाय फिल्ट्रेशन, और उसके बाद एक लेबिरिंथ है, ठीक है। अब ये जो लेबिरिंथ वॉल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा फोल्डेड हैं और ग्लैंडुलर हैं, और ये रीअब्जॉर्प्शन करेंगी उस फ्लूइड में से जो भी काम की चीजें हैं, ठीक है। और लेबिरिंथ से ये आगे जो चीज रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाई है आगे वो जाएगी इनटू नेफ्रोडियल ट्यूब्यूल, नेफ्रोडियल कैनाल, और यहां से गुजरते हुए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी मजीद, और अल्टीमेटली जो चीज रीअब्जॉर्ब नहीं होगी दैट विल एंटर इनटू ब्लैडर, और ब्लैडर जो है ये ओपन होगा आउटसाइड बाय एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके अंदर एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, दैट इज दी एंटीनल ग्लैंड, जो कैंटीना के पास मौजूद है और ग्रीन कलर के हैं। इस तरह से कुछ क्रस्टेशियंस के अंदर जैसे मलैको स्ट्रैकन्स हैं जिसमें क्रैब्स आ जाते हैं, श्रिम्प्स हैं, पिलबग्स हैं, उनके अंदर मैक्सिला के पास ग्लैंड्स होते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये जो मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं विद इन ट्यूब्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड, जो हीमोलिम्फ हीमोसील है उसमें से मौजूद हीमोलिम्फ से फ्लूइड एब्जॉर्ब करेंगे, और ये फ्लूइड जो है बेसिकली प्राइमरी यूरिन है जिसमें से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी और मजीद सिक्रीशंस होंगी जिसमें, और अल्टीमेटली जब रीअब्जॉर्प्शन के बाद और सिक्रीशंस के बाद जो चीज रह जाएगी इसमें फ्लूइड ट्यूब्यूल में वो जो है वो आउटसाइड दी बॉडी वो जो है वो रिलीज है। इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली एक और स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज द मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहां पर मिडगट और एंडगट आपस में मिल रहे हैं वहां पर ये मालपीजियन ट्यूब्यूल मौजूद है। और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल कैसे एक्सक्रीशन में जब रोल प्ले करती हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं पोटेशियम आयन की इनटू द ट्यूब्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग हीमोलिम्फ। जब पोटेशियम आयन एंटर होंगे इनटू मालपीजियन ट्यूब्यूल तो उसके पीछे पानी भी जो है वो फ्लो करते हुए एंटर होगा, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट वो भी एंटर होगा इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। मेन मैकेनिज्म यहाँ पर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है। तो जैसे ही फ्लूइड एंटर होगा इनटू द मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, यहाँ से ये जाएगा हाइंडगट में। हाइंडगट में कई चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी और जो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की सूरत में, सॉलिड क्रिस्टल्स की सूरत में ही गट के वेस्ट के साथ, फीसिस के साथ जिस्म से बाहर खारिज होंगे। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है उनको दिखाया गया कि मालपीजियन ट्यूब्यूल कैसे मिडगट और हाइंडगट के सेक्शन के साथ मौजूद है,
एक मालपीजियन ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि वो किस तरह से एक्टिवली वो यहाँ पर सोडियम और पोटाशियम को इनटू ट्यूब ले रहे हैं, और ट्यूब के अंदर जो वो जब ये एंटर हो जाते हैं तो फिर ये साथ में यहाँ पर वाटर पैसिवली एंटर होता है इनटू दैट ट्यूब्यूल। तो पानी की भी जो है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है, आयंस भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ जो काम किया वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, वो रेक्टम से जब होते हुए अल्टीमेटली जिस्म से बाहर चले जाएंगे। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल ये रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ज्यादातर यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, बहुत सारे आयंस जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स के जरिए। और उसके अलावा जो इसमें पानी का जो फ्लो है वो भी इन ट्यूब्यूल्स की जानब है, और फिर पानी की कंजर्वेशन भी है हाइंडगट के अंदर। ये वाहिद ग्रुप है इंसेक्ट्स है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली वो एसोसिएटेड है विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में लिंक्ड है। इस तरह से एक और स्ट्रक्चर है कॉक्सियल ग्लैंड। कॉक्सा के पास, जॉइंट्स के पास, लेग जॉइंट्स के पास ये मौजूद है। ट्रैकिनिड्स में है, स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियन है, टिक्स माइट्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, उनके अंदर ये मौजूद है। और उनमें ये जो कॉक्सियल ग्लैंड है ये क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं हीमोलिम्फ से, ठीक है, और फिर जो है वो अपने पोर्स के जरिए जो है इनको जिस्म से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। रिसेंट एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि कॉक्सियल ग्लैंड उनका काम फेरोमोन्स खारिज करना भी है। कुछ अरेक्निड स्पीशीज हैं उनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल मौजूद है और कॉक्सियल ग्लैंड भी मौजूद है। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें ये देखा गया कि मालपीजियन ट्यूब्यूल वो सिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रही है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले नहीं कर रही, और एक्सक्रीशन कॉक्सियल ग्लैंड के थ्रू है। ये आपके सामने डायग्राम है कॉक्सियल ग्लैंड की। कॉक्सियल ग्लैंड पहले मैंने बताया कॉक्सा के पास मौजूद है, तो ये कॉक्सियल ग्लैंड की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कॉक्सियल ग्लैंड में पहले जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो क्या करेंगी, वो यहाँ पर से जो हीमोलिम्फ है उसको लेंगी, ठीक है, उनको लेंगी। जो कॉक्सियल ग्लैंड मसल्स हैं वो अटैच्ड हैं थिन सेकुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के साथ। ये मसल प्रमोट करते हैं फिल्ट्रेशन को और फ्लूइड फ्लो को। फ्लूइड फ्लो के एंटर होगा इनटू द कॉक्सियल ग्लैंड और यहां से ये जाएगा ट्यूब के अंदर। ठीक है, ट्यूबुलर डक्ट के अंदर जो ये सारा मूव करता जाएगा, यहाँ पर आगे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू वाटर और सोल्यूट्स वो जितने भी होंगे वो मैक्सिमम यहाँ पर इस ट्यूब में रीअब्सॉर्ब होते जाएंगे। ठीक है, और जो फिर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेंगे वो एंड में डक्ट के थ्रू जिस्म से बाहर चले जाएंगे। तो ये कॉक्सियल ग्लैंड भी एक स्ट्रक्चर है मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे हम बात करते हैं अरैक्निड्स वगैरह में, आयंस को खारिज करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करने के लिए। ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स थी इनवर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीशन में जब अपना रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अल्लाह।